फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम के सभी सुनने वालों को अरुण पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे कार्यक्रम का विषय है उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। हमारे साथ हैं राजकीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद अरुण जी। कार्यक्रम में श्रोताओं आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर साहब, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप दिवस भी है और आज के इस समय में जबकि भाग दौड़ और तनाव हर किसी के जीवन का अंग बन चुका है, ऐसे में रक्तचाप को लेकर के कितनी सतर्कता और जागरूकता की जरूरत है और ये दिवस उसमें क्या अहम भूमिका निभाता है? देखिए अरुण जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। हाइपरटेंशन या जिसे हम उच्च रक्तचाप कहते हैं, ये बहुत ही गंभीर विषय है आज के समय में जी। और ये मई का महीना चल रहा है, जिसमें प्रतिवर्ष 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के नाम पे मनाया जाता है, जिसे विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कहते हैं। इसका मेन उद्देश्य लोगों में हाइपरटेंशन के प्रति जागरूकता को पैदा करना है। अब प्रश्न ये उठता है कि हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर हम किसे कहते हैं? जी, बेसिकली क्या होता है कि हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर हम तब कहते हैं जब ब्लड प्रेशर की वैल्यू 140/90 से ऊपर होती है जी, तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन कहते हैं। हाइपरटेंशन को रिकॉर्ड करने का बहुत ही आसान तरीका है। घरों में हाइपरटेंशन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले जो हाइपरटेंशन में 140/90 मैंने आपको इसकी नॉर्मल वैल्यू बताई, तो 140 मतलब ऊपर की वैल्यू को हम मेडिकल टर्म में सिस्टोलिक कहते हैं और नीचे की वैल्यू को हम डायस्टोलिक कहते हैं। ये आपका जो सामान्य रेंज है 140/90 से ऊपर होता है, तो उसे हम हाइपरटेंशन के रूप में कंसीडर करते हैं। और इस विषय पर डॉक्टर साहब हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल एक श्रोता का कॉल है, उनसे बातें करते हैं और उनके सवाल लेते हैं। जी, कार्यक्रम आरोग्यम। डॉक्टर साहब को नमस्कार, आपको भी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। साहब, मैं रामाश्री गौतम ताजुद्दीनपुर मड़ियाहो जौनपुर से बोल रहा हूँ। जी, बताएं। तो सर, उच्च रक्तचाप कैसे होता है, लोगों को कैसे बचना चाहिए और किस डॉक्टर से मिलना चाहिए, कौन सी दवा चलनी चाहिए? देखिए, मैं आपको एक चीज पहले बता देता हूँ। आपका बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप कैसे होता है। देखिए, जब भी उच्च रक्तचाप होगा या हाई ब्लड प्रेशर होने पे जो रक्त वाहिकाएं हैं और हृदय पे बहुत अधिक प्रेशर पड़ जाता है, जो प्रेशर समय के साथ बढ़ने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति को हृदयघात या हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम, स्ट्रोक जैसी प्रॉब्लम या आई संबंधित जैसी प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। अब प्रश्न ये उठता है कि सामान्य तौर पे हम कैसे कहें कि किसी व्यक्ति को हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप है। तो देखिए, हमारा जो सामान्य जो ब्लड प्रेशर होता है वो 140/90 होता है, 140/90 होता है। अगर हमारा ब्लड प्रेशर 140/90 से ऊपर आता है तो हम उसे हाइपरटेंशन के रूप में कंसीडर करते हैं, बशर्ते अगर हम ये जो ब्लड प्रेशर है वो 15 से 20 मिनट के रेस्टिंग में, कई बार हम जैसे 15 से 20 मिनट का हम आराम करके अगर हम अपना ब्लड प्रेशर कई बार लेते हैं, फ्रिक्वेंट टाइम लेते हैं और वो 140/90 से ऊपर आता है, तो हम उसे हाइपरटेंशन के रूप में कंसीडर करते हैं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसको कैसे इलाज किया जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट कैसे है। तो देखिए, इसके ट्रीटमेंट 2 तरीके से होते हैं। एक फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है, एक नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है। फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है कि हम दवाइयों से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें बहुत सारी की दवाइयाँ होती हैं जो बिना डॉक्टर के परामर्श के किसी भी व्यक्ति को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर की बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती है जिनका जो एडवर्स इफेक्ट होता है, जो दुष्परिणाम ये होता है कि वो कभी कभी हमारे हृदय गति को कम कर देती है। तो कोई भी दवा उच्च रक्तचाप लेने से पहले हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और दूसरा जो ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया नॉन फार्माकोलॉजिकल, इसका प्रयोग हम कर सकते हैं जैसे समय से हेल्दी डाइट को लेना, दूसरा व्यायाम करना, स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आप अल्कोहल ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, तो उसके सेवन को नहीं करना
और समय समय पे ब्लड प्रेशर को रिकॉर्ड करने से आप ब्लड प्रेशर का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे डीजे उजे बजाते हैं लोग, जो है इतना तेज बजाते हैं तो हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। तो इसका कोई ऐसा एग्जैक्ट रिलेशन आपके ब्लड प्रेशर से नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो रेडियो फ्रिक्वेंसी होती है, सुनने की जो क्षमता होती है, वो बहुत ज़्यादा एक डेसिबल पे होती है। अगर वो डेसिबल से ऊपर जाता है तो बट ऑब्वियसली है कि वो हमारे हृदय गति की धड़कनों को बढ़ा देता है। तो उसका बेस्ट उपाय ये होता है कि हम उस जगह से किनारे पे हो जाएं, बस। जी, बहुत शुक्रिया, आपने सवाल किया अपना। धन्यवाद सर। एक श्रोता का कॉल है। हेलो जी, फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम है, सवाल पूछे अपना। डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी हमारे साथ हैं। आज का विषय है उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। गुड आफ्टरनून सर, मैं पूजा बोल रही हूँ बाबतपुर से। जी, मैं पूछना चाह रही हूँ, एक्चुअली मेरे हस्बैंड को बीपी की प्रॉब्लम है, तो क्या बीपी की प्रॉब्लम में नाक से ब्लड आता है क्या? देखिए पूजा जी, आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। नाक से खून आने के प्रायतः जो कारण है वो ठंड और एलर्जी की वजह से नाकों से खून आती है। लेकिन कभी कभी सडन हाइपरटेंशन होने की वजह से, मतलब हाई ब्लड प्रेशर होने की वजह से भी नाक से खून आता है। तो बेशक अगर उनको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो अगर नाक से खून आ रहा है तो ज़रूर आप उनके ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करें और उसको एक बार चेक करा लें। जी जी, बहुत शुक्रिया। जी, कार्यक्रम आरोग्यम है। हेलो जी, फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम है, अपना सवाल पूछें डॉक्टर साहब से। मैं ग्राम रामेश्वर, पोस्ट रामेश्वर, जिला वाराणसी से राजीव विश्वकर्मा बोल रहा हूँ। जी बताएं विश्वकर्मा जी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए क्या आहार विहार रखें? कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको अपना करके आप हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित कर सकते हैं, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि आप अपना वजन कम करें। अगर व्यक्ति बहुत ही मोटा है, हैवी वेटेज है, तो उसको अपना वजन कम करना चाहिए। नियमित तौर पे एक्सरसाइज करें, जिसमें अगर आप योगा करते हैं तो वो और भी अच्छा है। वो शारीरिक जो आपकी क्षमता है उसको भी इम्यूनिटी प्रदान करता है। तीसरा जो जी जी, बहुत शुक्रिया। अभी इन्होंने खान पान का भी जिक्र किया। डॉक्टर साहब, दो बातें हैं। एक तो थोड़ा सा नमक को लेकर के लोग बातें करते हैं। क्या उच्च रक्तचाप में नमक ज्यादा या सामान्य खाने से उसका कोई सीधा सीधा तालमेल है क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छा सवाल है अरुण जी आपका। हाई ब्लड प्रेशर में प्रायतः नमक की मात्रा को हमको कम करना चाहिए, और जो हम नमक अपने साधारण डाइट में लेते हैं वो नमक सोडियम होता है, ठीक है। यूजली हम हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को पोटेशियम नमक लेने की सलाह देते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करता है। लेकिन जहाँ तक नमक को किस मात्रा में खाने का है प्रश्न है, उसके लिए हमको ध्यान रखना है कि जो हम पोटेशियम नमक लेते हैं वो नमक जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है उसकी मेडिकल हिस्ट्री जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारे यहाँ मेडिकल साइंस में किसी भी बीमारी का इलाज उसके मेडिकल हिस्ट्री पे डिपेंड्स करता है। अगर वो व्यक्ति किसी किडनी की बीमारी से ग्रसित है या कोई पहले से वो हाई ब्लड प्रेशर की दवा ले रहा है, तो उसे पोटेशियम नमक खाने से पहले डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। और ये पोटेशियम नमक को सामान्य भाषा में क्या कहते हैं? दूसरा, आजकल एक सेंधा नमक का प्रचलन या लोगों के बारे में ये बात कही जाती है कि सेंधा नमक खाने से उतने नुकसान नहीं है इस संदर्भ में जितना कि सामान्य नमक से। बिल्कुल सही आपने कहा। सेंधा नमक का बहुत ही अहम रोल है, क्योंकि जो सेंधा नमक होता है वो हृदय की जो रक्त वाहिकाएं हैं उनमें जो प्रेशर पड़ता है ब्लड के, उस दबाव को कम करती है। और जो पोटेशियम नमक होता है वो सेंधा नमक का ही एक प्रारूप होता है। जी, अच्छा ये बताएं, सेंधा नमक की भी मात्रा को लेकर के सतर्कता बरतनी चाहिए उच्च रक्तचाप के संदर्भ में, या फिर सेंधा नमक उसमें होता है जैसा कि अगर ये तो नहीं कि उसमें फायदा करेगा तो लोग ज्यादा खाना शुरू नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर सेंधा नमक कोई व्यक्ति ले रहा है और उसे पहले से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर है, उच्च रक्तचाप है, तो उसे उस कंडीशन में भी नमक की मात्रा को उसी हिसाब से लेना है, संतुलित रखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फोन कॉल है डॉक्टर साहब। हेलो, कार्यक्रम आरोग्यम। हेलो जी नमस्कार, डॉक्टर साहब से अपना सवाल पूछें। आज का विषय है उच्च रक्तचाप। डॉक्टर द्विवेदी जी। जी जी नमस्कार सर, बताएं। ये आदाब। हमारा नाम नबी रसूल है।
ग्राम का नाम सरायतालवी, पोस्ट पलापुर, जिला गाजीपुर से बोल रहा हूँ। सर कुछ रोज पहले हमारी तबीयत खराब थी, सर्दी जुकाम खांसी से जी तो आराम तो हो गया है, जी मगर परेशानी ये है कि मान लीजिए कि हम स्नान करने जाते हैं, शरीर को मलते हैं पानी डाल के तो हांफने लगते हैं, या शौचालय के लिए बैठते हैं कुछ देर तक, ताकत नहीं लगाते फिर भी परेशान हो जाए, हांफने लगते हैं, कमजोरी सी महसूस होती है, चल नहीं पाता हूँ, चलता हूँ तो हांफने लगता हूँ। कोई सलाह दे डॉक्टर साहब, आप राय मशवरा दें। देखिए, जो आपने मेडिकल हिस्ट्री बताई है उस मेडिकल हिस्ट्री के हिसाब से आपको प्रॉपर डॉक्टर से सलाह लेनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो मेडिकल हिस्ट्री है, सांस फूलना, कमजोरी आना, ये हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस संदर्भ में आपको सर्वप्रथम अपने ब्लड प्रेशर को सामान्य रूप से जांच कराना और डॉक्टर की व्यक्तिगत रूप से सलाह लेना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब भी उच्च रक्तचाप होता है या ब्लड प्रेशर ऊपर बढ़ता है तो मरीज में जो सिम्टम्स आते हैं उन सिम्टम्स में सांस फूलना, कमजोरी आना, वो हाई ब्लड प्रेशर के की पॉइंट होते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो सबसे पहले आप डॉक्टर्स के पास जाएं और उनके बताए हुए सलाह पर अमल करें। तो कोई ऐसा नुस्खा घरेलू बताए जिससे खान पान में परहेज हो, हमारे शरीर के ताकत हो? देखिए, सबसे पहली चीजें हमने आपको शुरू में बताया कि मेडिकल हिस्ट्री मरीज का जानना बहुत आवश्यक है। पहले मैं 20 वर्ष पहले थोड़ी बीड़ी पीता था जी, तो छूट गया, अल्कोहल का तो नामो निशान नहीं है। जी जी जी। हाँ, तो 4 वर्ष पहले हमारे सीने में जो दर्द उसका जिसको कहते हैं हार्ट अटैक, जी जी, तो उसका इलाज कराया तो अभी 1.5-2 बरस से जी जी, तो परहेज है, उसका कोई हमको लक्षण नहीं मिलता है। तो आपको हार्ट अटैक हुआ था? तो समझ गए थे हम। जी जी जी। मैं आपको बस ये कहना चाहूँगा कि ये जो लक्षण आपके हैं और जिस तरीके से आप मेडिकल हिस्ट्री दे रहे हैं वो सीधे सीधे उच्च रक्तचाप की तरफ इशारा करता है। उसका सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हर 15 से 20 मिनट के रेस्टिंग कंडीशन के बाद आप अपने ब्लड प्रेशर को चेक करें। ठीक है, अगर ये ब्लड प्रेशर मल्टीपल टाइम मतलब कई बार 140/90 से ऊपर आता है तो आपको हाइपरटेंशन की शिकायत है। खान पान में आप सबसे पहले जो चिकनाई की चीज़ें लेते हैं, जो घी, तेल जैसी या मसालेदार चीज़ें हैं, उनको कम कर दें या न के बराबर लें और सामान्य भोजन लें। जी, बहुत शुक्रिया, आपने कार्यक्रम में फोन किया। आदाब। आदाब जी, नमस्कार। इनके संदर्भ में भी बात आई और पहले भी श्रोता ने कहा हाफने और सांस फूलने की। आजकल बहुत सारी खबरें ऐसी आती हैं समाचारों में, चैनलों पर कि लोग जिम में एक्सरसाइज करते समय या बहुत ज़्यादा वर्जिश करते समय उनको हार्ट अटैक आ जा रहे हैं। तो उसका क्या कारण है? और ये हाल के समय में इस तरह की घटनाएं ज़्यादा बढ़ी हैं क्योंकि एक थोड़ा सा लोग शारीरिक सौष्ठव पर भी और जिम वगैरह ज़्यादा कर रहे हैं पहले की तुलना में। तो एक्सरसाइजेज को लेकर के हाइपर टेंशन के संदर्भ में क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर करना चाह रहा हूँ। ये जो हार्ट अटैक शब्द है, ये पहले हम जानते हैं कि हार्ट अटैक आता क्यों, हार्ट अटैक किसे कहते हैं। देखिए, हार्ट अटैक तब होता है जब दिल की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली मुख्य नलिकाओं में अचानक रुकावट आ जाती है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल की मांसपेशियां बनने लगती है। अधिकतर जो सडन कार्डियक अरेस्ट हैं उनको पहले 10 मिनट के भीतर सामान्य किया जा सकता है। अब ये प्रश्न उठता है कि हाई ब्लड प्रेशर को हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर, मैंने आपको बताया ना कि ये एक ऐसी बीमारी है जो एकाएक नहीं आती है, जिसको आने में महीनों से लगभग सालों हो जाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स लोगों में अर्ली दिख जाते हैं, जल्दी में दिख जाते हैं, और कभी कभी सिम्टम्स दिखते ही नहीं हैं। लेकिन अब हाई ब्लड प्रेशर में आपको एक्सरसाइज क्या करना चाहिए, किस हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सामान्यतः जितने भी जिम हैं, जितने भी जो व्यायामशाला हैं, वहाँ पे इस चीज़ के इंस्ट्रक्शन नहीं होते हैं। जो नितांत आवश्यक है कि आप जिस एक्सरसाइज को करते हैं उस एक्सरसाइज को प्रॉपर प्रशिक्षक के अंडर में करें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप हाइपरटेंशन के मरीज हैं और आप व्यायाम करते हैं तो क्या व्यायाम करने चाहिए, ये जानना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब भी आपका ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर होगा, ऊपर की वैल्यू जिसे हम सिस्टोलिक कहते हैं, अगर वो 200 से ऊपर होगा तो आपकी हृदय की धड़कनें बहुत तेज चलने लगती है, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में पाल्पिटेशन कहते हैं जी, जिसमें हेडेक होने लगेगा, सर दर्द होने लगेगा,
सांस फूलने लगेगी। तो इस कंडीशन में जब भी आप व्यायामशाला या जिम में कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्पेशली कार्डियो, जो आप एक्सरसाइज दौड़ते हैं मशीन पे, उसे करने से पहले आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रशिक्षक है उसे इसकी जानकारी हो। और खासतौर से युवा वर्ग के लोग जाते हैं तो हमें लगता है उनमें इतनी जागरूकता भी नहीं होती, या वो सोचते हैं कि अभी इस उम्र में इन चीजों पे क्या ध्यान देना, और बिल्कुल अपने जिम पर और शरीर पर ज्यादा ध्यान बिल्कुल देते बिल्कुल ये एकदम सही आपने कहा कि जो आजकल के युवा हैं, यंग जनरेशन है, वो इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देती है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि कोविड के बाद से हमारे देश में हार्ट अटैक के और कार्डियक अरेस्ट के मामला बहुत तेजी से बढ़ा है। डेथ जो हो रहा है वो एट द एज ऑफ 17 ईयर्स। अरुण जी, ये बहुत ही आपके चैनल्स के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से मैं लोगों का ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो यंग एज के लोग हैं, युवा वर्ग हैं, अगर इन सारी चीज़ों को ध्यान नहीं देंगे तो परिस्थितियाँ आगे गंभीर हो सकती हैं। इस बीच एक श्रोता का कॉल है डॉक्टर साहब। हमारा साहब नाम जियाराम है। जी जी आराम जी बताएं। ग्राम सोनी डिस्ट्रिक्ट। जी अपना सवाल पूछें जी आराम जी। साहब हमारे बाएं सीने में कभी कभी दर्द होता है जी। देखिए, और उम्र भी हमारी 60 साल हो गई है। जी आराम जी, आप ये बताएं कि ये जो आपको सीने में दर्द हो रहा है, क्या ये दर्द आपके हाथों में भी जाता है या पीठ में होता है? नहीं, दोनों ठेवनी में दर्द रहता है सर। ठेवनी में दर्द रहता है। तो ये दर्द आपको कितनी देर तक रहता है? 10 मिनट 5 मिनट। 10 मिनट 5 मिनट। तो ये केवल सीने में ही रहेगा या जबड़े में, पीठ पे या हाथ पे, इन सब? केवल सीने में और घुटने में लगा। घुटने में। देखिए, सबसे पहले कि सीने का हर दर्द हार्ट से रिलेटेड नहीं होता है। तो अगर आपको इस तरीके की समस्याएं होती हैं तो सबसे पहले आप एक योग्य डॉक्टर से इसकी परामर्श लें, क्योंकि सीने के जो दर्द होते हैं, कभी कभी गैस्ट्राइटिस भी हो सकती है, कभी कभी फूड पॉइजनिंग की वजह से ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो सकती है, या कभी कभी हृदय संबंधित चीज़ें भी हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से आप मेडिकल हिस्ट्री बता रहे हैं, उस कंडीशन में ये हार्ट रिलेटेड बीमारी नहीं है। हमने दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल बनारस में है, वहाँ चेक कराया था। जी जी। तो उन लोगों ने वो सीटी स्कैन लिख दिया सर, और बाकी तो जांच किए तो कहीं कोई लक्षण नहीं है। सीटी स्कैन लिखे थे जी जी, उससे भी कुछ नहीं। आप ये बताएं कि आप बीड़ी या तंबाकू का सेवन करते थे? हाँ, तो बीड़ी तंबाकू के सेवन करते हैं तो आपको सबसे पहले एक शुद्ध अच्छा एक्सरे करा लेना चाहिए, और एक्सरे करा करके आप डॉक्टर से इसका परामर्श ले सकते हैं। धन्यवाद। जी जी, आपने फोन किया, बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज खान पान को लेकर के अभी एक श्रोता से भी चर्चा में आपने जिक्र किया। बहुत तरह के तेल आ रहे हैं खाद्य वाले, और रिफाइंड ऑयल आ रहे हैं, कई तरह के तेल आ रहे हैं, बहुत से इंपोर्टेड आयाती तेल भी आ रहे हैं। जी जी। जो कहते हैं कि आपको ये रक्तचाप, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग में सहायक है। और हमारे भारतीय खान पान में खासतौर से हर चीज को तलकर, भूनकर और कायदे से छौंक लगाकर खाने की एक परंपरा है हमारे यहाँ। हम लोग उबले हुए खाने के आदतन नहीं है। तो ऐसे में एक आम व्यक्ति को आप क्या सलाह देंगे, क्योंकि बहुत सारे विज्ञापन प्रचार को लेकर के एक भ्रम की स्थिति रहती है। देखिए अरुण जी, ये सारे विज्ञापन जो टेलीविजन या इन सारी बातों पे मेडिकल साइंस विश्वास नहीं करता, क्योंकि हमारा मेडिकल साइंस हमेशा रिसर्च बेस्ड होता है। तो ये चीज़ें कहना कि हाँ रिफाइंड ऑयल या सामान्य ऑयल या किसी भी तरीके से घी तेल के खाने से ब्लड प्रेशर कम होता है, तो ये सारी चीज़ें केवल और केवल भ्रांतियाँ होती हैं। अगर आप तेल का सेवन करते हैं तो डेफिनेटली उस तेल के सेवन से आपके हृदय गति पे उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हम इन सारी चीज़ों को सिरे से नकारते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें किसी भी तरीके से आपके ब्लड प्रेशर को कारगर नहीं है। अगर ऐसा होता तो लोग तेल ही नहीं खाते या तेल खाने पे परहेज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिकल साइंस इन सारी चीज़ों को सिरे से नकारता है। यानी मात्रा पर ध्यान देना चाहिए, ज्यादा तला भुना न हो, अधिक मात्रा में न सेवन किया जाए, और सीधे सीधे ऐसा कुछ नहीं कि सरसों तेल या जैतून का तेल या गाय का घी हो तो नुकसान नहीं होगा, चाहे आप कितना भी घी। एलोपैथिक मेडिसिन, इन सारी चीज़ों को देखिए, हमारे यहाँ कई विधाएं हैं मेडिकल फर्टिलिटी के, होम्योपैथिक है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथिक है, और सारे विधाएं एक दूसरे से डिफर ओपिनियन रखती है। तो क्योंकि मैं एलोपैथिक मेडिसिन से बिलोंग करता हूं, तो एलोपैथिक मेडिसिन का रेफरेंस ये कहता है कि इन सारी चीज़ें, ये सारी भ्रांतियां हैं।
तो यानी सीमित मात्रा में जितनी जरूरत हो कम से कम उनका न्यूनतम सेवन करना जी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग अभी विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की चर्चा कर रहे थे और आप राजकीय चिकित्सा अधिकारी हैं। सरकार की ओर से, स्वास्थ्य विभाग की ओर से उच्च रक्तचाप को लेकर के समाज में जागरूकता को लेकर के कैसे अभियान चलाए जाते हैं? क्या कोई खास इस तरह के होते हैं जिसमें डोर टू डोर जाकर के लोगों को जागरूक या अवेयर किया जाता है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सरकार समय समय पर केवल उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर ही नहीं, प्रतिदिन सरकार का एक नियमित रूप से इस उच्च रक्तचाप को लेकर के बहुत ही ज़्यादा ध्यान रहता है। और इसके लिए हर सरकारी अस्पतालों में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में या जिला अस्पताल के मंडलीय चिकित्सालयों में सारी व्यवस्थाएं सरकार द्वारा की जाती है, जिसमें जो भी मरीज अस्पताल के अंदर आता है उसको प्रॉपर तरीके से उसके ब्लड प्रेशर की स्क्रीनिंग की जाती है। और सबसे अच्छी बात अरुण जी ये है कि सरकार द्वारा उसे एक उचित दवाइयाँ दी जाती है जो ऑलमोस्ट फ्री रहती है और सारी अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल की जाती है। तो सरकार इस चीज को लेकर के बहुत ही ज्यादा अलर्ट। एक श्रोता का फोन है। हेलो हेलो जी, कार्यक्रम आरोग्यम है, अपना सवाल पूछे, नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं आप? गुलाब चंद मिश्रा बोल रहे हैं, जौनपुर अंतर्गत ग्राम पचोखर से। जी मिश्रा जी, नमस्कार, बताएं अपना सवाल पूछें। नमस्कार डॉक्टर साहब, ब्लाइंड हैं। जी जी बताएं। तो हमें साहब ऐसा है कि ब्लड प्रेशर की दिक्कत है। जी 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 जी। और इस समय जो है हम नपवा रहे हैं तो मतलब 120 और 80 है। जी 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 जी। और गर्मी में मतलब ठंडी में जब हम नपवाते हैं जी 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 तो उसमें 140 से 150 रहता है। 140 150। हाँ, 140 से 150। जी जी। और उससे 95 या मतलब कि 100 तक रहता है नॉर्मल में। दवाई लेते हैं ब्लड प्रेशर की? नहीं, ब्लड प्रेशर का कोई दवा देते हैं तो कहते हैं जब ब्लड प्रेशर कम है जी जी तो आप दवा बंद कर दीजिए। तो अभी आपने बताया कि आपका ब्लड प्रेशर 120/125, ठीक है? तो 90, 80, 85 इतना आ रही है। 80, 90, 85 अगर आ रही है तब तो आपका ब्लड प्रेशर सामान्य है। तो इस सामान्य ब्लड प्रेशर में आपको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहाँ तक आपने बताया कि सर्दियों में आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको प्रॉपर तरीके से अपने ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करना है, क्योंकि अभी तक स्थितियाँ क्लियर नहीं हो। क्योंकि अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो गर्मियों में ब्लड प्रेशर कम हो रहा है और बिना किसी मेडिकेशन के। कोई दवाइयाँ आप लेते हैं इस समय? नहीं, दवा नहीं ले रहे हम। सदर गए थे, कोई दवा नहीं लीजिए, नहीं तो अचानक मर जाएगा तो जी, सामान्य ब्लड प्रेशर होने की वजह से वो कोई दवाइयाँ नहीं देते थे। अब आप मैं आपको बता रहा हूँ, सर्दियों में आप 15 से 20 मिनट जब आप रेस्ट कर लें तो अपने ब्लड प्रेशर को देखें, ठीक है? और ऐसा आप कई बार करें, ठीक है? 4-5 बार करें। और अगर आपकी ब्लड प्रेशर की रीडिंग 140 से ऊपर और 90 से ऊपर आती है तब इसका सीधा संकेत ये है कि आपको ब्लड प्रेशर मतलब उच्च रक्तचाप है। इस कंडीशन में आपको हमें मेडिकेशन चलाने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन इसके पहले हमें ब्लड प्रेशर का प्रॉपर मॉनिटर करना बड़ा ही आवश्यक है, क्योंकि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हम यूं ही किसी पेशेंट को नहीं प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर में कई ऐसी दवाइयाँ होती है जो हृदय गति को कम कर सकती है, जिससे मरीज हार्ट ब्लॉक की तरफ जा सकता है, ठीक है? जी जी जानकारी डॉक्टर साहब। जी जी बताएं। क्योंकि हम थोड़ा सांस की भी दिक्कत रहती है, तो जो हमारा आयुष्मान कार्ड बना है जी जी उसमें सांस की भी इलाज हो सकता है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आयुष्मान कार्ड सरकार द्वारा दिया गया एक बहुत ही बड़ा वरदान है, जिसके माध्यम से हर व्यक्ति को इसका लाभ मिल रहा है और आप इसके माध्यम से किसी भी तरह की बीमारी का इलाज अस्पतालों में करा सकते हैं। हम ब्लाइंड हैं जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपने फोन किया। अभी दवा का जिक्र आपने भी किया और इसका उल्लेख हो रहा था। बहुत लोगों में ये भ्रांति है या फिर यथार्थ है कि बीपी की दवाएं एक बार जब शुरू होती हैं तो फिर बंद नहीं होती हैं। जैसा इनकी भी बातचीत से लगा कि एक तो प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए और उसका रिकॉर्ड रख करके तब विशेषज्ञ से संपर्क करना चाहिए। तो दवा को लेकर के आप क्या लोगों को, हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि ये दवा किस स्थिति में शुरू होती है और एक बार शुरू हुई तो क्या वास्तव में वो फिर कभी बंद नहीं होती है? देखिए, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन ऐसी बीमारी नहीं है जो एकाएक आ जाती है जी।
इसको मैंने आपसे पहले भी बताया कि ये महीनों से कभी कभी कुछ साल भी लग जाते हैं। अब और कभी कभी तो इसके लक्षण हर व्यक्तियों में जल्दी आ जाते हैं और कुछ व्यक्तियों में तो नहीं भी आते हैं। तो हाइपरटेंशन को हम साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि हाइपरटेंशन में जो दवाइयाँ हम लेते हैं उस दवाइयों का बड़ा अहम रोल होता है। वो दवाइयाँ एक मेडिकल डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब करता है, क्योंकि वो उस दवाइयों के एडवर्स रिएक्शन को बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो जो भी दवा हम लेते हैं, तो इस दवाइयों को या ब्लड प्रेशर की दवाइयों को लेने से पहले कौन सी दवा सेफ़ है, कौन सी दवा नहीं सेफ़ है, कौन सी दवा आपको लेनी चाहिए, कौन सी दवा नहीं लेनी चाहिए, इसके लिए उचित परामर्श डॉक्टर का लेना बहुत आवश्यक है। आप इसी तरीके से कोई भी दवाइयाँ, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप से रिलेटेड दवाइयाँ आप मेडिकल स्टोर से नहीं। इस बीच एक फोन है श्रोता का। डॉक्टर साहब नमस्ते सर जी, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, बताएं। मैं गाजीपुर जिले के देवकली ब्लॉक से सर तराव एक गांव है, वहीं से बोल रहा हूँ सर जी। जी जी। मोती चंद गुप्ता मेरा नाम है जी। हार्ट डिजीज में जी प्रारंभिक लक्षण जी जी क्या क्या होते हैं प्लस प्रारंभिक उपचार, ठीक है सर? जी 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 जी। और इसके साथ एक और प्रश्न है, हाई ब्लड प्रेशर में उस प्रारंभिक लक्षण, प्रारंभिक उपचार जी प्लस इसका जो है एक कोलेस्ट्रॉल का क्या इसमें भूमिका रहती है? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। पाल्पिटेशन, हृदय गति का बहुत तेज से चलना, ठीक है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण होता है, सर दर्द। अगर आपका ब्लड प्रेशर सामान्य से बहुत ज़्यादा है तो आपको हेडेक जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, थकान लगना। चौथा सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपकी सांस फूल रही है तो भी ये हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर बढ़े होने की शिकायत है। पांचवा जो सबसे इम्पोर्टेंट लक्षण है वो है कमजोरी। ये मिले जुले जो लक्षण होते हैं, इनसे हम पता लगा सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर की तरफ हम जा रहे हैं। दूसरा आपका प्रश्न है कि हार्ट अटैक के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। सामान्य हार्ट अटैक किसे कर सकते हैं, हार्ट अटैक को हम कैसे पहचानें। हमें चेस्ट पेन फील होता है। चेस्ट पेन मतलब छाती में दर्द होता है, और वो दर्द आपके कंधों से हाथ में लेते हुए पीठ में जाता है, ठीक है, आपके गर्दन की तरफ जाता है, आपके जबड़ों में जाता है, और आपको असहनीय पीड़ा होती है, और साथ ही साथ बहुत जोरदार पसीने आते हैं और सांस फूलता है। अगर ये सारे लक्षण अगर किसी व्यक्ति में देखने को मिलती हैं तो उसे बिना समय गंवाए नज़दीकी चिकित्सालय में जाकर के एक फ्रेश ईसीजी करानी चाहिए डॉक्टर्स के परामर्श के अनुसार। एक है सर कि मेरा सिस्टोलिक 152 है जी, और डिस्टोलिक 80-82 ऐसे रहता है। जी 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 जी, है ना जी। तो ये क्या है कि इतना कितना सामान्य माना जाए कि क्या माना जाए? देखिए, आपको जिस हिसाब से आपने ब्लड प्रेशर अपनी बताई है, उस ब्लड प्रेशर को हम हाइपरटेंशन के रेंज में रखते हैं। तो आपको उचित तौर पे डॉक्टर्स की सलाह लेते हुए उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। जी, आपने कार्यक्रम में सवाल पूछा और भाग लिया, बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, चलते चलते जैसा शुरुआत में भी आपने जिक्र किया था कि हमारा रहन सहन, खान पान और सकारात्मक सोच और तनाव का जो बड़ा फैक्टर है उच्च रक्तचाप के संदर्भ में, तो एक किस तरह की सोच रखनी चाहिए। गीत संगीत या अच्छा पठन पाठन, अच्छे विचारों में रहना, इसकी क्या भूमिका हो सकती है तनाव को कम करने और उसके संदर्भ में उच्च रक्तचाप को नियंत्रित रखने में? विद्वान कहते हैं कि किसी व्यक्ति को चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता चिता समान होती है। तो स्ट्रेस हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक या हृदय गति जैसी बीमारियों में बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। अगर आपकी जीवन शैली बैलेंस होगी तो ब्लड प्रेशर ही नहीं, बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे आप दूर रहेंगे। तो योगा, एलोपैथिक मेडिसिन भी मानता है कि वो भी हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है, और अगर आप समय से योगा कर रहे हैं तो आप हाई ब्लड प्रेशर से बच भी सकते हैं।
श्रोताओं, ये था आज का स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम। विषय था उच्च रक्तचाप और हृदय रोग। विशेषज्ञ थे हमारे साथ डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी, राजकीय चिकित्सा अधिकारी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कार्यक्रम में शामिल हुए और हमारे श्रोताओं की समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान किया आपने। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज जी। श्रोताओं, आपको भी धन्यवाद इन तमाम फोन कॉल्स के लिए और कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहने के लिए। अगले सप्ताह एक नए विषय और विशेषज्ञ के साथ आपसे फिर मुखातिब होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए अपने दोस्त अरुण पांडे को। नमस्कार।